हफ्ता पहले भी शायद मैंने ये आपको कम्युनिटी पे लगाया था कि भाई मैं 9:00 पर लाइव आऊंगा और आपके सवालों के जवाब दूंगा। अनफॉर्चुनेटली खराब हो गया क्योंकि कोर्ट में आपको पता है कि बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, अपनी ताकत से ज्यादा वो क्लाइंट्स के लिए कोशिश करनी पड़ती है। पिछले दिनों करीब 6 लोग जो करीब 1 साल से थोड़ा सा कम टाइम से वो जेल में बंद थे, उनके ऊपर पोक्सो का एक झूठा इल्जाम लगाया गया था। वो लोग उनकी बेल कराई 6 लोगों की, वो 6 लोग बाहर आए जेल से। एक और 7वां लड़का जो कि एक लड़की किसी बच्चे के साथ चली गई थी, तो वो उसके साथ पढ़ता था, उसका दोस्त था, उस पर भी इल्जाम आ गया, तो उसकी भी बेल कराई पोस्को में और दूसरी बड़ी धाराओं में। उसके अलावा कम से कम 14-15 जो है वो जमानतें हुई, जिसमें सेशन कोर्ट्स की भी ज्यादातर सेशन कोर्ट्स की शामिल है, और उसके अलावा दूसरे काफी लोग सिविल केसेस भी थे, तो उनमें बड़ा मेहनत करनी पड़ी, जोर लगाना है। और तो उसमें क्योंकि कोर्ट में बड़ा काफी जोर लगाना पड़ता है बोलने में भी, और वैसे भी मेरी तो आवाज भी वैसे, तो गला बिल्कुल बैठ गया था, जिस कारण से मैं बोलने में बिल्कुल असमर्थ था। गला बैठते ही वो गला जाम हो गया, उसकी वजह से नाक भी बंद हो गई, और नाक बंद होने से वो फिर पूरे शरीर में जो है वो एक थकान सी पैदा हुई, और बलगम जमने की वजह से वो सारा बुखार की तरफ चला गया। लेकिन चलो, आपकी दुआएं रंग लाई, और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ अब। ज्यादा जोर से तो नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन पहले से बहुत ज्यादा स्वस्थ हूँ। अभी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन इस काबिल हूँ कि मैं आपसे बात कर सकूं और अपनी बात को आपके सामने रख सकूं। और जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लाइव आया करूंगा रोज, और जो भी भाई जुड़ना चाहे, अपने सवाल रखना चाहे, मैं उनके जवाब दिया करूंगा। तो इसी सिलसिले में आज मैं आपको कुछ मैंने कैश भाई से भी बात की है, मेरी हुई है, वो शायद जुड़ेंगे मेरे साथ अभी। तो जब तक मैं आपको बता देता हूं कि एक लाइव देखी मैंने, मुझे भेजी भी कि गुलाम हैदर रो रहा है, परेशान है। तो मैं इस लाइव के माध्यम से गुलाम हैदर को कहना चाहता हूं कि गुलाम हैदर, हम मानते हैं कि तुझे तकलीफ है, तुझे दुख है, दर्द है तेरे बच्चों का, और त्योहार ऊपर से आ रहा है, तुझे दिक्कत हो रही है, लेकिन हिम्मत से काम ले। ये वक्त तेरे रोने का नहीं है मेरे भाई, रोने पे मजबूर किया है, ये वक्त उनके रोने का शुरू हो गया है। अगर आप रोओगे, कमजोरी दिखाओगे, तो वो लोग खुश होंगे कि देखो ये रो रहा है और हमने इसको परेशान करके रखा हुआ है। तो तुम्हें हंसने की जरूरत है, तुम्हें हिम्मत हारने की जरूरत नहीं, बल्कि हिम्मत रखने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारा काम बिल्कुल नजदीक लग गया है। हमारी विदेश मंत्रालय से, उनके अधिकारियों से जो डिस्कशन चली है, उस पे उन्होंने हमें कहा है कि पीरियड शॉर्ट टाइम है, और 1 तारीख की ईद हो सकती है, 31 की ईद हो सकती है, मतलब ये ईद हो सकती है, तो शॉर्ट टाइम में प्रोसेस कर पाना मुश्किल है। तो हम तुरंत ईद के बाद इस मामले को सारे तमाम सबूत और सारे डॉक्यूमेंट्स हम टेकन अप कर रहे हैं। टेकन अप करने के बाद कोर्ट के ऑर्डर्स को भी कंसिडर कर रहे हैं, तो उन्होंने वो जो ऑर्डर्स हुए थे वो भी रिसीव किए हैं, और बहुत ही जल्दी आपका काम होने जा रहा है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं है। ये वक्त आपका रोने का नहीं है मेरे भाई, ये वक्त आपका हौसला करने का है। ये वक्त तो जो आपके सामने खिलाफ पार्टी है उनका रोने का वक्त शुरू हो गया है। ये वक्त जो रोने का शुरू हुआ है, जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी, आपका घर बेचा, आपके बच्चों को ट्रैफिकिंग किया, आपके सामान को बेच दिया, आपकी इज्जत को तार तार कर दिया, आपको परेशान किया,
ये वक्त उनके रोने का शुरू हो गया। जिन लोगों ने उनका साथ दिया, जो दे रहे हैं, ये वक्त उनके रोने का शुरू है, आपके रोने का नहीं है। अब तो आपका सब कुछ हो चुका है। अब तो क्या है, अब तो आपको भारत सरकार कभी भी किसी दिन भी हाई कमीशन के माध्यम से आपको फोन आएगा, एक दिन में आ जाओ, 2 दिन में आ जाओ, और आपको तुरंत इस्लामाबाद की तरफ चल देना है और अपना वीजा लेके और आपको भारत में आना है। आपके सारे काम होंगे, बिल्कुल सारे होंगे। कल की या परसों की जो ईद है वो आपके लिए दुखदाई इसलिए हो सकती है कि बच्चों से मिलना नहीं हुआ, लेकिन इस ईद के बाद जब आप वीजा लेके भारत में आ रहे हो और आपको बच्चे मिलेंगे जो रखवाए जाएंगे आपके साथ, हर रोज आप ईद मनाओगे, डेली आपकी ईद होगी। जब आप अपने बच्चों से मिल लोगे तो वो आपकी हर रोज ईद होगी। हेलो, हाँ बढ़िया। वो मैं ऑप्शन पूछ रहा था इसका, वो लिंक लुंक कैसे देते हैं जोड़ने के लिए, तो वो आ गया, फिर मैंने कॉपी कर लिया उसको। हाँ, तबीयत कैसी है आपकी, ये बताओ, तबीयत कैसी है? ओ नहीं नहीं, उसको हाई ना कर ब्रो। नहीं नहीं, ना 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 ना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं 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 नहीं, उसको बिल्कुल भी हाई करने की जरूरत नहीं है भाई। सब कुछ अरे हीरो बनोगे इंशाल्लाह, हीरो बनोगे, चिंता नहीं। ठीक है ना? हाँ, वो कैश भाई जुड़ गया हमारे साथ। ठीक है। हाँ, आप जुड़ गए, कल फिर आपसे कल जोड़ेंगे आप। हाँ ठीक। अस्सलाम तो कैसे वालेकुम। ये कैसे हैं कैसे हैं, कैसे अल्लाह हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। ये मुस्कुराहटें ये कह के देखने के लिए तरसे हुए थे हमारे का हमारा भाई जल्दी से ठीक हो जाए। हाँ बस वो थोड़ा सा कम से कम भी, मैंने बताया अभी आपके आने से पहले, कम से कम भी 13-14 जमानतें कराई हैं अलग अलग आदमियों की, अलग अलग केसेस में, जो कि बड़े बड़े केसेस थे। तो उन सभी में ऑर्डर हुए, तो वहां बहुत जोर लगाना पड़ता है। तो वो जोर लगा लगा के वो मेरे गले को जोर लग गया और नहीं नहीं, उसकी वजह से गला सबसे खराब हो गया। तो हाँ, बोल नहीं सबसे पाया। पहले तो आपको चांद रात मुबारक हो, ईद मुबारक हो, भाभी को, बच्चों को, आपकी पूरी फैमिली को मेरी तरफ से, और बल्कि अल्लाह की जितनी कम्युनिटी है उनकी तरफ से आपको ईद मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको जिंदगी दे, सेहत दे, और सबसे बड़ी बात कामयाबी अता करे। और अल्लाह पाक ने जो इज्जत और जो मोहब्बत आपके नसीब में लिख दी है, अल्लाह पाक उसको बरकरार रखे और कायम रखे। ये एक भाई की दुआ है अपने भाई के। थैंक यू, आमीन आमीन, थैंक यू। और आप भी खुश रहे, आबाद रहे, आपका परिवार भी आबाद रहे, आपके देखने वाले, चाहने वाले, आपके यार दोस्त जो आपको चाहते हैं, आपके चैनल को जो व्यूज करते हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो बाद में देखेंगे, वो सब भी खुश रहे। इस ईद के मौके पर हम यही दुआ कर सकते हैं कि हमारे तमाम भाई बहन, चाहे वो किसी भी कौम के हैं, किसी भी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी मजहब के हैं, वो सब खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, और हमेशा कामयाबी उनके कदम चूमे, और वो हरी बीमारियों से दूर रहें, मुसीबत और परेशानियों से दूर रहें। हम उन सब के लिए इस ईद के रमजान के एंड में उन सब के लिए दुआ करते हैं। आपका आना, मैं आपके आने पर आपका वेलकम, आपका आपका स्वागत करता हूं। और जो आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। और ये सिलसिला अब डेली जारी रहेगा कि कभी मैं आपके पे आ गया, कभी आप यहाँ पर आ गए, तो ये ताकि लोगों को पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। तो हम सही सही सवालों का आपको जवाब देंगे। तो आपके स्वागत के बाद आपकी लिस्ट आपके हाथ में है, तो सवालों की, तो आप शुरू कर सकते हैं अपनी लिस्ट। मैं मैं बगैर पेपर वर्क के कोई काम नहीं करता मोमिन सर। कोई काम बगैर पेपर वर्क के नहीं होता। मैं सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एज अ जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान और कानूनी मामलात को अगर थोड़ा बहुत मैं समझता हूं, तो उसके मुताबिक पहला मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया की अदालत गुलाम हैदर को इंडिया क्यों बुला रही है। दूसरा दूसरा जो इसके साथ रिलेट जुमला है कि सीमा ने जो है
वो भारत का एक कानून तोड़ा है, अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई है। ये मसला है सीमा वर्सेस स्टेट का। इसके अंदर गुलाम हैदर को भी निकाल दें और बच्चों को भी निकाल दें। सीमा हैदर एक मुजरिम है जिसने भारत का एक कानून वो है, लॉ है, वो तोड़ा है और उसके लिए सजा मुकर्रर है, सब कुछ मौजूद है। बच्चे बाद में आएंगे, गुलाम हैदर की कहानी बाद में आएगी, वो फैमिली मैटर के अंदर आ जाती है। अब मैं ये बात जो मैं पूछना चाह रहा हूं एज अ जर्नलिस्ट आपसे सवाल कि 2 साल गुजर गए हैं और अभी भी अगर हम इस बात को इसलिए डिले कर रहे हैं कि गुलाम हैदर आएगा तो ये सारी चीजें होंगी, तो मुझे ये बात समझ नहीं आती। भाई गुलाम हैदर का मसला ही कुछ और है, वो आएगा, बच्चों की डिमांड करेगा, बच्चे देगा और घर चला जाएगा अपने। लेकिन सीमा हैदर वर्सेस स्टेट है। अब 2 साल सीमा हैदर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये मेरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इससे बहुत सारे सुनने वालों के और जो लोग देख रहे हैं उनके कंफ्यूजन्स, आपके कंफ्यूजन्स, आपके व्यूवर्स के कंफ्यूजन जो है वो दूर होंगे। देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि सीमा हैदर अपने बच्चों को ट्रैफिकिंग करके, सचिन और ये इन्होंने मिली भगत करके जब ये भारत में आए, तो भारत में आने के बाद ये लोग 2 से 3 महीना लगभग ये छुप के रहे। किसी को पता नहीं चला कि ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, कैसे हैं। लेकिन जब पुलिस ने इनको अरेस्ट किया तो वो यूपी से रबुपुरा से अरेस्ट नहीं किया। इनको हरियाणा, जो हमारा इलाका है, हरियाणा का इलाका, दिल्ली के नजदीक फरीदाबाद है, वहां पर बल्लभगढ़ एरिया से 3/7/2023 में 23 या गालिबन मेरे ख्याल से 23 या 24 में शायद, तो इनको 23 में इनको अरेस्ट किया। तो जब इसको अरेस्ट किया सीमा हैदर को, तो इसके साथ साथ सचिन को भी अरेस्ट किया गया और सचिन के साथ साथ फिर नेत्रपाल को भी अरेस्ट किया गया, सीमा को भी अरेस्ट किया गया। तो जब सीमा को अरेस्ट किया गया तो उसके साथ ये 4 बच्चे मौजूद थे। तो इन बच्चों को भी उसी एफआईआर में उसी एफआईआर में सीमा ने को जो अरेस्ट किया, तो पोजीशन में जो बच्चे लिए गए वो पुलिस ने सीमा के द्वारा उन बच्चों को पोजीशन में लिया। अरे तो उन बच्चों को पोजीशन में लिया। तो जो बच्चों के पासपोर्ट जो रिकवरी करे पुलिस ने, सीमा के 2 पासपोर्ट रिकवरी करे, बच्चों के 4 पासपोर्ट रिकवरी करे, एनआईसी रिकवरी करा और मैरिज का जो गुलाम हैदर से मैरिज हुई थी वो सर्टिफिकेट रिकवरी करा, मोबाइल फोन से रिकवरी करे और तमाम चीजें ये रिकवरी करी। तो उस एफआईआर में इन चीजों को मेंशन किया गया, तमाम बच्चों के नाम एफआईआर में लिखे गए। सीमा हैदर का लिखा गया, सचिन का लिखा गया, नेत्रपाल का लिखा गया और उन बच्चों के चारों नाम और बच्चों के चारों पासपोर्ट उस एफआईआर में जो है वो लिखे गए। अब जो आपका सवाल है कि भाई केस चल रहा है, स्टेट केस सरकार का और सीमा हैदर का केस चल रहा है, बच्चों का क्या लेना देना। तो वो अगर बच्चे वहां पर, क्योंकि बच्चे नाबालिग हैं तो उनके ऊपर कोई क्राइम नहीं बनता, 10 साल से कम है, लेकिन उनके जो पासपोर्ट हैं उसी एफआईआर के अंदर अटैच है। वो पासपोर्ट बच्चों से रिकवरी नहीं किए गए, वो पासपोर्ट जो है वो सीमा हैदर से रिकवरी किए गए। अटैच है पुलिस की फाइल में, वही इन 4 अटैच है। तो जब तक चार्जशीट कोर्ट में नहीं आएगी, सीमा हैदर पे आगे मुकदमा नहीं चलेगा। और जो ये बच्चों के जो पासपोर्ट हैं वो पासपोर्ट भी उस चालान चार्जशीट के साथ ही कोर्ट में आएंगे। ये एक सबसे बड़ा कारण है। अब अगर मैं अपने लेवल से बीइंग ए पावर ऑफ अटॉर्नी जितना मैं काम कर सकता था, उतना मेरी भी एक पावर ऑफ अटॉर्नी की एक लिमिट्स है
कि कानून की नजर में मैं कहां तक किस पॉइंट को रेज कर सकता हूं, उन लिमिट्स तक मैंने वो तमाम जो है वो वर्क किया है। लेकिन जो पासपोर्ट हैंडेड ओवर किए जाएंगे, तो मैं ये वो जो है किसी तरीके से उनको जो है किसी तरीके से वो पानीपत होगा जब गुलाम अहमद राय पास रहेगा। उसका बेस जो मैंने यहाँ पर केस डाल के जो बाद में 2 केस मैंने वापस लिए थे, वो इसीलिए लिए थे ताकि गुलाम हैदर का एड्रेस का प्रूफ बन जाए। तो वो मैंने अपनी लीगल पॉलिसी के तहत किए थे और मैंने गुलाम हैदर का एड्रेस यहाँ का बनाया है। तो वो जो यहाँ रहेगा, क्योंकि जब वो यहाँ रहेगा और उसके वीजा को आगे बढ़वाने की जरूरत पड़ेगी, तो जो केस मैंने 2 डाले थे उनकी सर्टिफाइड कॉपी उसके एड्रेस प्रूफ के तौर पे वो मैं इस्तेमाल कर सकूंगा, क्योंकि उसका यहाँ का आधार कार्ड नहीं है, कोई दूसरी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, तो खाली पासपोर्ट है। तो टेम्परेरी वो केस की कॉपी हम लगा करके उसका वीजा जितनी जरूरत है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 6 महीना, वो हम अगर जो जरूरत के मुताबिक जब तक पूरा कंप्लीट वर्क ना हो तो वो हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने वो 2 केस डाल करके विड्रॉ किए थे ताकि मेरे को वो बेस बन सके। वो मैंने लीगल फाउंडेशन तैयार किया था और वो मुझे आज तक कामयाब मैं रहा हूं उसमें। तो उनका आना यहाँ पर जरूरी है ताकि वो आ जाएं और वो बच्चों के जो पासपोर्ट हैं वो उनको हैंडेड ओवर कर सके, क्योंकि पासपोर्ट लेके नेपाल जाना भी जरूरी है। क्योंकि जो पाकिस्तान और दुबई के रास्ते जो एंट्री है वो नेपाल की है, नेपाल के रास्ते से ही इनका एग्जिट होगा बच्चों का। डायरेक्ट इंडिया से होना बड़ा मुश्किल है, नेपाल के रास्ते से ही इनका एग्जिट होगा। वहां पर होम मिनिस्ट्री में इनके पासपोर्ट को लेके जाया जाएगा और वहां पर जो उनकी फीस बनती है नेपाल की, जो वीजा एक्सटेंशन जो इतना टाइम हुआ है, जो टाइम पीरियड हुआ है, तो उसका जो जुर्माना है वो वहां भरा जाएगा। उसके बाद नेपाल की गवर्नमेंट इन बच्चों को जो है वो हरी झंडी उसके बाप के साथ देगी और वो वहां जा सकते हैं, उसका ये काम। ठीक। तो ठीक है सर, आपने बिल्कुल सही इसका मुझे जवाब दे दिया, सेटिस्फाई भी हो गया। लेकिन यहाँ पर सर आप क्या समझते हैं कि जिस हिसाब से सीमा हैदर को ट्रीट किया गया, और जैसे एक अगर मिसाल के तौर पे आप समझते हैं क्या ये बेहतर था कि सचिन के साथ ही उसको रखा जाता, सचिन के घर में? क्या आप समझते हैं ये बेहतर था? क्योंकि सारी खराबी और हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जिन लोगों को गुस्सा है वो इसी बात का है। ये औरत अगर किसी भी कस्टडी में अकेली रह रही होती बच्चों के साथ तो शायद लोग इतनी चीखें ना मारते। अब तकलीफ कहां पे हो रही है कि 2 मुजरिम हैं। सचिन भारत का मुजरिम है, उसने अवैध तरीके से 50 दिन औरत को घर में रखा। ये भारत का कानून तोड़ती है, अवैध तरीके से दाखिल होती है। दोनों मुजरिम है मेरी नजर में, किसी के हो ना हो, मेरी नजर में मुजरिम है। अब मसला ये है, मैंने दुनिया में मैंने 1000 केसेस रिपोर्ट भी किए हैं, देखे भी हैं, स्टडी भी किए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है कि 2 मुजरिम को, ठीक है जी, उनको एक साथ रखा जा रहा है उस जगह के नीचे जहां वो आराम से जनाब शादी भी कर रहे हैं, डांस भी कर रहे हैं, मुजरे भी कर रहे हैं। सर लोगों को जो गुस्सा है वो इस चीज का गुस्सा है। आप क्या समझते हैं कि अगर ये अदालत ने इसको बेल देती तो क्या इसके साथ ये हुक्म जारी नहीं किया जा सकता था कि इस औरत को किसी शेल्टर हाउस में रखो, बच्चों को किसी भी ऐसी जगह पे रख दो कि जब तक इसका खामन ना आए तब तक ये मसला हल नहीं होना। लेकिन अगर ये अदालत ने इजाजत दे दी कि हाँ भाई ये चोर है, ये भी चोर है, चलो तुम दोनों चोर जाओ और मारो याशी, तो देखेंगे अब क्या होना है। आप क्या समझते हैं ये गलत फैसला हुआ इस चीज के ऊपर? देखिए, मैं आपको बता दूं, अदालतें चाहे वो भारत की है या वो पाकिस्तान की है या दुनिया के किसी भी देश की अदालत है,
अदालतों में बहुत सारे मुकदमे होते हैं, तो सीमा हैदर का भी एक मुकदमा है। तो अदालत ने जो उस वक्त समझा, क्योंकि उस वक्त अदालत को भी सीमा हैदर ने और उस सचिन के परिवार ने गुमराह किया। उसमें सीमा हैदर ने, मैंने दुनिया को दिखाया हुआ एफिडेविट आज भी मेरे पास, मैं गुलाम हैदर की जी, ओके ओके, मैं करता हूँ बात, आप जाएं। हाँ, अब वो मोमिन सर आ जाएंगे दोबारा। मैं जो मेरा क्वेश्चन था उसमें मोमिन सर ने जवाब तो दे दिया कि गुलाम हैदर का आना क्यों जरूरी है पासपोर्ट, और अगर इसको डिपोर्ट किया जाता है या इसको भेजा जाता है तो वो नेपाल के थ्रू जो है आएंगे। वो चीज तो मैं सेटिस्फाई हो गया हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैंने रेज किया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और पूरी दुनिया को जो तकलीफ है वो इसी बात की है कि एक औरत अपने खामद को धोखा देकर, उसका सब कुछ बेचकर एक चोर के पास जाके बैठ गई, और अदालत ने इजाजत दे दी कि जाओ चोर के साथ बैठ के भाई रंग रलियां बनाओ, और वो आपने नतीजा देख लिया। झूठी शादी भी उन्होंने की, और या बच्ची का भी जो नाटक कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि 2 साल अगर इसको, औरत को किसी शेल्टर होम में रखा जाता, किसी जगह रखा जाता, तो लोगों को इतनी तकलीफ नहीं होनी थी, गुलाम हैदर को भी नहीं होनी थी। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अब सर देखें इसका क्या जवाब देते हैं। सर माइक ऑफ है आपका। कि अभी आ रही है आवाज? अभी आवाज है? जी जी आ रही है। कि इन्होंने और ये कहा कि मैं गलती से क्रॉस कर गई, ये इन्होंने लिखा एप्लीकेशन में। एक एफिडेविट उसके साथ लगाया गया जिसके अंदर ये खुद को गुलाम हैदर की वाइफ इसने बताया और कहा कि मैं गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गई, और एक अंडरटेकिंग दी गई कि मेरे जानकार है सचिन, मैं इनके यहाँ स्टे करूंगी, जमानत मिलने के बाद मैं भागूंगी नहीं, हर तारीख पे पेश होंगी, और मैं इनके यहाँ पर जो है वो स्टे करूंगी। ये अंडरटेकिंग सीमा की तरफ से दी गई। नेत्रपाल ने एक अंडरटेकिंग दी कि ये सीमा हैदर जो है वो हमारी जानकार हैं और रिश्ते में हमारी कुछ नहीं लगती, तो हमारे यहाँ पर ये रहेगी, इसके हम जिम्मेदार हैं। वो अंडरटेकिंग दी। उस दोनों अंडरटेकिंग को देख करके अदालत ने ये इसमें बेल ग्रांट की। हम जल्दी इस हफ्ते में, हम ईद की वजह से थोड़ा चुप थे, क्योंकि ईद पे आपको पता है कि रमजान भी होते हैं, केस का भी मारामारी होती है, तो इतनी भागदौड़ नहीं हो पाती। हम जल्दी इसमें कैंसलेशन ऑफ बेल हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, और तमाम तथ्यों को हम उसके अंदर रखेंगे, और इसकी सीमा हैदर की बेल को कैंसिल कराने की पूरी पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि गुलाम हैदर के भारत में आने से पहले पहले सीमा जेल में हो और गुलाम हैदर भारत के अंदर हो। ये हमारी कोशिश है। अच्छा सर, एक और जो सवाल है जो बहुत तंग करता है, मुझे बहुत तंग करता है, बाकियों का पता नहीं है। सर पूरी दुनिया में एक तो नेशनल आपका ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या एनजीओ होती हैं, और एक वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, चाइल्ड राइट्स के हवाले से वो काम कर रही होती हैं। और मेरी जब किसी से डिस्कशन हुई, हमारे सुप्रीम कोर्ट के भाई थे, उनसे डिस्कस हो रही थी, तो उनसे मैंने जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो इंटरनेशनल कोर्ट है वो फैमिली मैटर्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो। तो मैंने उन्हें एक क्वेश्चन किया, उसके बाद उन्होंने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। मैंने कहा सर अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट से ट्रैफिकिंग के हवाले से कोई केस दायर करना चाहेंगे, ये ना कहा जाए कि एक औरत अपने बच्चे, माँ जो है वो 4 बच्चे लेके चली गई, ये एक फैमिली मैटर बन गया। लेकिन जब इस केस को हम ऐसे घुमा के कहेंगे कि एक इंडियन सिटीजन जिसने हनी ट्रैप करके 5 जिंदगियों को जो है वो यरगमाल बना के रखा हुआ है, तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ जाएगा, ये फैमिली
मैटर से चीज बाहर निकल जाएगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, जहां पर दो मुल्कों में कोई भी ऐसा मैटर सामने आता है तो वहां पर तीन चार चीजें होती है। इंटरनेशनल कोर्ट जाने से पहले तीन चार चीजों को देखना पड़ता है। नंबर वन, कि अगर उस केस में कोई एफआईआर क्या हुई है। अगर किसी केस में एफआईआर हुई है, चाहे वो भारत का कोई आदमी आपके पाकिस्तान चला जाए या कोई भारत पाकिस्तान का कोई भारत में आ जाए, तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि 24 आवर्स पता लगने के बाद एफआईआर लॉन्च होती है। तो अगर वो हल्की धाराओं में, फॉरेन एक्ट में या इलीगल ट्रेसपासर्स में एफआईआर हुई है, तो ये सरकार पर डिपेंड करता है, भारत सरकार पर या पाकिस्तान की सरकार पर, कि वो डिप्लोमेट चैनल से बातचीत करें। डिप्लोमेट पॉलिसी के तहत उनकी आपस में करार होते हैं, उनकी पॉलिसीज होती हैं आपस में, उनके आपस में संधिज होती हैं। तो वो चाहे तो वो डिपोर्ट कर सकते हैं, उस एफआईआर को भी कैंसिल कर सकते हैं। नंबर वन, अगर ऐसा नहीं होता है, मामला लंबा खिंच जाता है, एफआईआर में कोई सजा हो जाए, जो लोअर कोर्ट से कोई सजा हो जाए, फिर वो केस सेशन कोर्ट में चले, उसके बाद हाई कोर्ट में चले, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चले, और सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला ऐसा खिलाफ हो जाए, तो वहां पर आप इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे कि आपके पाकिस्तान वाले मैटर में एक भारत का कैदी है, जाधव, कुलदीप जाधव, आपके याद हो, वो उसका सारा सुप्रीम कोर्ट तक से वो उसको सजा हुई आपके सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान के। तो वहां पर जहां सुप्रीम कोर्ट से भी सजा हुई, ऐसे मामलों में फिर इंटरनेशनल कोर्ट जाकर के उसको जो सजा को रुकवाया गया। ऐसी अगर कोई पाकिस्तान का कोई यहाँ पर इंसान होता और उसको कोई जो हमारी हायर अथॉरिटी से वहां से सजा हो जाती, उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास भी जा सकते हैं या इंटरनेशनल कोर्ट पे भी वो जा सकते हैं। लेकिन वो एफआईआर का निपटारा होने के बाद उसकी स्टेज अभी नहीं आई कि डायरेक्ट आप इंटरनेशनल कोर्ट जाओ, क्योंकि एफआईआर पेंडिंग है, जांच पेंडिंग है। तो अगर इंटरनेशनल कोर्ट चले भी गए तो वो यही रिप्लाई देंगे कि अभी जांच पेंडिंग है। इसमें मैं समझता हूं कि जो सीमा अजहर वाला मामला है, इसमें सबसे बड़ी लापरवाही और अबूपुरा पुलिस के द्वारा की जा रही है। उसी द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है। उसी के द्वारा अभी तक चार्जशीट पेश नहीं की गई है। अगर सीमा हैदर की चार्जशीट, मुझे भी इस केस में आए लगभग 1 साल पूरा हो जाएगा, तो अगर चार्जशीट पेश हो जाती तो अभी तक ये कभी की जो है वो मान के चलो कि कभी की ये रिपोर्ट भी इसको जेल की सलाखे पे भी होती है, और उसके बाद अगर इसको आज तक ऑर्डर को किसी को नहीं एग्जीक्यूट हो, बच्चे मिले, उसके बाद फिर देख लेंगे। अच्छा, अब आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, मैं ये कह रहा हूं कि इस केस में मेरी एक लविंग पर्सनालिटी है सर। मेरा दिल करता है वो कई भाई साहब मुझे नजर आए, उनको गले से लगाऊं, उनका माथा चूमूं, उन्हें प्यार दूं। और वो मेरी फेवरेट पर्सनालिटी जो है ना सर, वो आईओ साहब हैं, जिन्होंने अभी 2 साल से चार्जशीट नहीं दी। अब मैं उन पे बात करने लगा हूं। आप लोगों का पुलिस एक्ट है सर 1861 का, सीआरपीसी सेक्शन 173 और 154, जो पुलिस के द्वारा ये सेक्शन है सर। आप यकीन करें, अगर मैं खुद इंडिया में मौजूद होता तो मैंने इस बंदे के ऊपर 18 केसेस डालने थे, 18।
18 केसेस मैंने डालने थे इस आईओ के ऊपर, लेकिन आईओ के खिलाफ मैं ये समझता हूं कि जितना वर्क आपने, जितनी मेहनत सीमा हैदर भी की, अगर उतनी मेहनत आपने ये आईओ में की होती ना चार्जशीट पर, तो सर अभी बड़े मसले हल हो जाने थे। क्योंकि आईओ साहब तो मतलब किंग बने बैठे हैं ना, उनको क्या पता अदालत क्या होती है, उनको क्या पता कि जनाब 90 दिन, मैक्सिमम 90 दिन में चार्जशीट पेश करनी, तो वो तो नवाब बने हुए ना। तो सर मैंने उस दिन भी आपसे कॉल पे बात हुई थी और मैंने यही कहा था, मैंने कहा सर सब कुछ रख दें साइड पे और उठा लें अपनी अदालती एक बंदूक और उसका नाली मोड़ दें आप आईओ के ऊपर। सर आप देखें चार्जशीट आती है तो कितने मसाइल हल हो। तो आईओ पे सर क्यों नहीं इसके ऊपर काम हो रहा, आईओ को क्यों नहीं ला रहे हैं आपके? तो कोशिश ये है कि मैं बार बार यही चाह रहा हूँ कि आ जाए तो मैं ये बच्चे उसको सौंपवा दूं। मेरी पहली प्रायोरिटी यही है। और उसके साथ साथ हमने अब एक कदम और आगे बढ़ा दिया है कि जब तक वो आए कितना टाइम लगे। जी जी। तो मेरी पहली प्रायोरिटी यही है कि भाई, प्रायोरिटी मेरी यही है कि भाई वो गुलाम हैदर को आ जाए, वो बच्चे उसको मिले। उसके साथ साथ मैंने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है कि ये बच्चे सरकारी कस्टडी में हम करवाने जा रहे हैं। और चूंकि अब ईद से फ्री हो गए हैं, तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ऑर्डर आएगा और ये बच्चे हम सरकारी कस्टडी की तरफ लेके जा रहे हैं कि ये बच्चे सरकारी कस्टडी में रखे जाएं, उनकी सरकारी कस्टडी में देख रेख हो, उनकी सुरक्षा हो, उनकी सेफ्टी हो। और जब वो सरकारी कस्टडी में आ जाएंगे तो गुलाम हैदर से बातचीत कराना भी हमारे लिए आसान हो जाएगा। और गुलाम हैदर जब भारत में आ जाएगा तो फिर उसको मिलवाने में, बातचीत कराने में, साथ रखने में भी हमें काफी आसानी पैदा होगी। तो हम इस कदम की तरफ चल पड़े। दूसरी बात रही सीमा हैदर की बात, तो देखो सीमा हैदर तो यहाँ पर लॉन्ग टाइम रहेगी, क्योंकि जेल में भी उसको रहना है, ट्रायल भी चलना है। लेकिन ये बच्चे लॉन्ग टर्म नहीं रहेंगे, ये बच्चे वापिस होंगे, जल्दी वापिस होंगे। ये बच्चे अपने देश जाएंगे, अपने फादर के पास जाएंगे। और सीमा हैदर को यहाँ पर लंबा वक्त लगेगा क्योंकि ट्रायल चलेगा और इसको जेल भी यहाँ पर काटनी पड़ेगी। ये एक बच्चा पैदा कर ले या 10 बच्चे पैदा कर ले या एक ड्रामा कर ले या किसी दूसरे का बच्चा लाके कर, ये जो मर्जी कर ले, जो इसको करना है ये खुला चैलेंज है, ये जो मर्जी कर ले, एक ना एक दिन इसको हम जेल कराएंगे कराएंगे, ये डिपोर्ट होगी होगी। भारत में सीमा हैदर के पांव नहीं जमने देंगे, नहीं जमने देंगे, नहीं जमने देंगे, नहीं जमने देंगे। इसके पांव को उखाड़ देंगे हम यहां से। इसको भारत की सरजमीन पे हम बिल्कुल भी जमने नहीं देंगे। मोमिन मलिक की जब तक जिंदा है, मेरी जिंदगी का मकसद है इसको भारत की से उखाड़ फेंकना। और इसको हम उखाड़ के फेंकेंगे यहां से, कानूनी रूप से फेंकेंगे। रहा सवाल बच्चों का, तो बच्चों को तो डिपोर्ट कराएंगे, उसके फादर को दिलाएंगे। वो हमने पहले भी कहा है, आज भी कह रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे। लेकिन सीमा हैदर, बच्चे जाएंगे, सीमा हैदर को यहाँ रहने में वक्त लगेगा, ट्रायल में भी 2-3 साल निकलेंगे और ये जेल भी जाएगी, 4 से 5 साल इसको जेल होगी। और जब जेल होगी तो फिर उसके बाद ये डिपोर्ट होगी। इसको ना कोई नागरिकता लेने देंगे, ना कोई नागरिकता मिलेगी, और ना ही ये नागरिक यहाँ की, भारत की कभी बन सकती है, और ना ही इसको हम कभी नागरिक बनने देंगे। ये हम आपको आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हो ही नहीं सकता। अच्छा सर दूसरी बात, जब वो पंडित की पेशी थी, आप आए, आपने बताया भी, लाइव में बताया कि पंडित आया, वो मुकर गया और सारा कुछ हो गया। और सर इसको भी तकरीबन 8-9 माह हो गए, तो पंडित का दोबारा जिक्र ही नहीं हुआ। तो सर क्या वो पंडित को बुलाया गया वापस अदालत में? क्या वो पंडित दोबारा आया था? नहीं, पंडित, कई वकील पेश हुए, उन्होंने बाकायदा जवाब दिया है कि इसकी कोई मैरिज वहां पर नहीं हुई और मैंने कोई मैरिज नहीं कराई। मैं तो एक फैक्ट्री में, एक इंडस्ट्री है उसमें कोई रोजगार करता हूँ, वो सारी बात है।
उसमें हुई, वो इतना कहा गया। नहीं, वो तो कहा गया। अब मसला ये कहने का है कि आपके पास एविडेंस भी मौजूद है, वो बैठा हुआ, वो स्वाहा स्वाहा चक्कर लगवा रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। तो आपने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की कि भाई तू तो वहां, तेरी वीडियो पूरी दुनिया बना रही है, तुझे इंडिया के नेशनल मीडिया के ऊपर तेरी वीडियो चल रही है और तू कह रहा है मैं शादी में मौजूद नहीं हूँ। तो इसके ऊपर आपने कोई कार्रवाई नहीं की पंडित के ऊपर कि इसको दोबारा बुलाया जाए कि हाँ भाई। नहीं, वो हर डेट पे आ रहा है, हर डेट पे अपने वकील के माध्यम से आ रहा है, रिप्लाई आ चुका है। और ये बाकायदा क्योंकि सीमा हैदर का रिप्लाई बाकी है, अभी सचिन का रिप्लाई बाकी है, एपी इसके भाई का रिप्लाई बाकी है, उसके बाद हमारी गवाहियों का दौर शुरू हो जाएगा। और उस केस के अंदर हमने ये भी लिखा है बाकायदा कि अगर इस इलीगल कंपनी से, सीमा और सचिन की इलीगल कंपनी से कोई औलाद पैदा होती है तो वो इलिजिमेट समझी जाए, वो अवैध संतान समझी जाए, उसकी कानून की नजर में वो अवैध संतान की कैटेगरी में हो। ये हमने एडवांस लिखा है उसके अंदर, केस के अंदर। वो कॉपी हम लगा देंगे कम्युनिटी पे भी जिसको चाहिए। तो हमने एडवांस, हमें पता था कि ये ड्रामा कर सकते हैं इस प्रकार का, तो हमने वो एडवांस उसके अंदर लिखी हुई है। तो वो एक अलग मैटर है, चलेगा, वो चलता रहेगा। गुलाम आकर के बच्चों को लेकर चला जाएगा, वो तब भी चलता रहेगा, क्योंकि वो एक जीत है, एक हार का सवाल है, तो वो चलता रहेगा। लेकिन हमारी जो पहली जो प्रायोरिटी है वो ये है कि किसी तरह ये बच्चे उसके फादर को मिल जाए। उसके बाद जो केसेस चल रहे हैं वो चलते रहे, वो मैं यहाँ बैठा हूं, मैं करता रहूंगा अपना। अच्छा, मैं सर जो आप जितना मुझे आपने बताया कि इसको बेल जो है वो इस शर्त पे मिली है कि ये उस घर से बाहर नहीं निकलेगी, अदालत इसको जब बुलाएगी ये जाएगी, इसके ऊपर इसको बेल मिली हुई है। अब सर मेरे पास इतनी लंबी लिस्ट है, इसको चंडीगढ़ से 3 दफा नोटिस जा चुका है। उसके बाद आपने खुद बताया था कि कैश भाई इसको अखबार में देंगे और उसके बाद अरेस्ट वारंट जारी हो जाएंगे। फिर इसके बाद आप ये देख लें, जिसा आप कह रहे हैं इनकी गवाही नहीं हुई, मतलब माशाल्लाह 2 साल गुजर गए हैं, इन लोगों ने अदालत को सर क्या समझा हुआ है और इन मैटर्स के ऊपर आपने क्यों एक्शन नहीं लिया कि भाई इसको अदालत बुला रही है, ये जा नहीं रही, हालांकि इसकी बेल इस शर्त पे हुई है कि अदालत जब बुलाएगी मैं जाऊंगी। उसके बाद ये बच्चा पैदा करने 10 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल में 20 किलोमीटर कैसे चली गई है बगैर पुलिस कस्टडी के? इसके ऊपर सर आपने फौरन एक्शन लेना था कि देखिए सर ये तो ना अदालत को बताया, ना इसने इजाजत ली, किस हिसाब से ये हॉस्पिटल चली गई है बच्चा पैदा करने के लिए? सर ये क्वेश्चंस है ना। तो ये दो केस है, एक केस जिसमें जमानत हुई है, एक केस तो वो है जिसमें इसकी अंडरटेकिंग है और शर्तें हैं कि आप बगैर परमिशन के नहीं जाओगे। वो केस अलग है, वो चल रहा है आपके दूसरी कोर्ट में। जो हमने केस डाला है, हमने केस डाला है, वो डाला है फैमिली कोर्ट्स के अंदर, जहां हमने इसकी मैरिज को चैलेंज किया है, इसी के इलीगल रहने को चैलेंज किया है, वो फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट में अभी कोई एविडेंस नहीं हुई, वो अलग स्टेटस है। और जो स्टेट केस है जहां पर कंडीशन लगी हुई है, वो दूसरा केस है जो कि अलग उसमें चल रहा है, अलग दूसरी अदालत में चल रहा है। तो उसमें अभी तक चार्जशीट नहीं आई। हाँ, जैसे ये चुपचाप जाती है, इधर उधर जाती है, तो हमने कई बार वहां की पुलिस को अप्रोच किया है कि ये बिना परमिशन के कैसे जा रही है, कैसे इसको ले जाया जाता है। तो वहां की पुलिस को चाहिए कि अगर ये वहां से बाहर जाती है, उस इलाके को छोड़ के जाती है, तो इस पर नई एफआईआर दर्ज करे। क्योंकि जो पाकिस्तान के लोग भारत में आते हैं उनको सिटी वाइज वीजा मिलता है, सिटी वाइज। ये तो इलीगल आई है। जो वीजा लेके भी जो लोग आते हैं उनको सिटी वाइज वीजा मिलता है। अगर मिसाल के तौर पे पानीपत का वीजा मिल गया, दिल्ली का मिल गया, या फिर गौतम बुद्ध नगर का मिल गया, अगर वो इंसान जिसको पानीपत का वीजा मिला है, दिल्ली का वीजा मिला है, और वो इन दोनों शहरों को छोड़कर कहीं तीसरी जगह पर रहता है और उसका वहां का वीजा नहीं है, तो उसके खिलाफ भी एफआईआर नहीं दर्ज होती है जो वीजा लेके आया। ये तो इलीगल आई हुई है। अगर इस प्लेस को छोड़ के वो कहीं भी जाती है बगैर परमिशन के, और परमिशन भी पुलिस की नहीं,
परमिशन भी होम डिपार्टमेंट की लेनी पड़ती है, तब वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है, अदरवाइज एक नई एफआईआर होगी। लेकिन ये तो वहां रबुपुरा पुलिस की जिम्मेदारी है, वहां के इंटेलिजेंस ब्यूरो की जिम्मेदारी है, वहां की जो लोकल पुलिस, यूपी पुलिस का इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसको छानबीन करके रखे। अगर ये बगैर परमिशन के कहीं जाती है तो उस पे एक नई एफआईआर फॉरेन एक्ट के तहत जो है वो दर्ज करे, और उनको करनी चाहिए। जी, अच्छा सर